वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज क्लास शुरुआत करते हैं अपनी क्लास शुरुआत करते हैं। एक बार टाइम क्या हो गया है, चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अनअकैडमी के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी जो है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। अनअकैडमी की प्रमुख कुछ विशेषता भी है। वो विशेषता क्या है? फर्स्ट नंबर पे जैसे अनअकैडमी में डेली लाइव क्लासेस चलती है, लाइव टेस्ट क्विजेज भी कराए जाते हैं, स्ट्रक्चरल कोर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस भी होता है। लाइव क्लास के दौरान आप कोई भी आपके मन में अगर डाउट है तो आप एजुकेटर के साथ आप पूछ सकते हैं। चैट पोल हमेशा खुला होता है, आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो ये प्रमुख विशेषता और बहुत यूनिक विशेषता है। लाइव टेस्ट क्यूजेज में क्या क्या कराए जाते हैं? मान लो कि सपोज दैट मानिए कि आप किसी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर्स होता है वो होता है प्रैक्टिस यदि आप करते हैं तो आप अपने एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वो क्रिएट हो जाती है। लेकिन अनअकैडमी आपकी इन समस्याओं को देखते हुए मॉक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराता है, जिससे कि स्टूडेंट की एक्यूरेंसी क्या हो, बनी रहे। तीसरी बातें हैं अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है? यदि आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं। और स्ट्रक्चर कोर्स का मतलब ये होता है अगर यूपीएससी या पीसीएस या किसी भी एग्जाम में आप अपीयर होते हैं या इनरोलमेंट लेते हैं या सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका प्री डिफाइंड एक कोर्स होता है, प्री डिफाइंड सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ड्यू टू पढ़ाई किया जाता है। ठीक है ना? अनअकैडमी लर्निंग ऐप कैसे डाउनलोड करें? तो आप जा करके प्ले स्टोर से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे बारे में जानने का थोड़ा प्रयास करें आप लोग। श्रवण कुमार, 8 साल का एक्सपीरियंस, 2 टाइम इंटरव्यू, मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक डायनिक अप्रोच के साथ पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मेरा टेलीग्राम लिंक है unacademy@श्रवण कुमार, unacademy@श्रवण कुमार, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। तो यहाँ से आप मुझसे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। 100+ टॉप एजुकेटर के विषय में हम जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो हमारे टॉप मोस्ट टीचर अनअकैडमी के हैं उनसे पढ़ने का एक बार आपको मौका ज़रूर मिलेगा। जैसे आप लोग जानते हैं रोमन सैनी सर भी हैं, मुन्नाल सर भी हैं, ठीक है, दीपांशु सिंह भी हैं, अमन सर भी, इस तरीके से अदर नाम भी 100 तो गिराना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हमारे टॉप मोस्ट टीचर हैं और इन टीचरों से आपको पढ़ने का मौका मिल सकता है यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। आगे हम बात करते हैं कम्प्रहेंसिव सिलेबस। कम्प्रहेंसिव सिलेबस में यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनसीईआरटी समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमिक, प्रैक्टिस स्टडी, एनसीईआरटी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा कम्प्रहेंसिव सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है ना? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। आइए हम सब्सक्रिप्शन पे बात कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन में आप देखिए जरा ध्यान से, सब्सक्रिप्शन एक जीएस का सब्सक्रिप्शन प्लस पे होता है और दूसरा जो है कि आइकॉनिक होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्लस वाले पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? प्लस वाला सब्सक्रिप्शन। अगर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं इसकी फीस टोटल है 9,000 रुपये। अगर 3 महीने का लेते हैं इसकी फीस है 22,500। अगर 6 महीने का आप लेते हैं तो इसकी फीस है 40,500। 12 महीने का लेते हैं इसकी फीस है 49,500। 24 महीने का लेते हैं इसकी फीस है 72,000 और 36 महीने का लेते हैं इसकी फीस है 90,000 रुपये। ठीक है। लेकिन मेरा रेफरल कोड अगर यूज करते हैं SK@12 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ये 10% की डिस्काउंट हो जाएगा। 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन हो जाएगा उसकी फीस 10% कम हो करके 8100 रुपये और 3 महीने की इसकी फीस हो जाएगी 20,250 और 6 महीने की इसकी फीस हो जाएगी 36,450 और 12 महीने की फीस हो जाएगी 44,550 और 24 महीने की इसकी फीस हो जाएगी 64,800 और 36 महीने की इसकी फीस हो जाएगी 8100 रुपये। ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप अगर ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन तो आप आइकॉनिक वाले सब्सक्रिप्शन को लीजिए, क्योंकि इसमें लेने पर आपको 2 फायदे हैं। क्योंकि आप एक छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक लंबे समय के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यह एग्ज़ाम जो है कि अगर कोर्स की बात करें तो 24 महीने में तो आपको पूरी बुक पढ़ने में लग जाता है ना। आप 1 साल मिनिमम मान के चले, मैक्सिमम 2 साल मान के चले। तो ऐसे में आप लंबे समय के लिए जब तैयारी करते हैं
तो आपको एक गाइडेड ज़रूरत पड़ती है, एक गाइडेंस होना चाहिए। इसके लिए आपको एक एजुकेटर होना चाहिए, आपको जो प्रॉपर सपोर्ट करे, और पूरा टीम मेंबर होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे में अनअकैडमी जो सब्सक्रिप्शन जो स्टूडेंट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेता है उसको पूरा को पूरा टीम मेंबर सपोर्ट करती है। और दूसरा जो है कि आप अपने मुताबिक एजुकेटर भी चूज कर सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे कि आपको एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है। 12 महीने का इसका जो सब्सक्रिप्शन है, इसकी फ़ीस है 69,500 रुपये, 24 महीने का है 1,07,000, और 36 महीने का है 1,41,000। और मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं SK@12, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो 10% डिस्काउंट में 12 महीने की जो फीस हो जाएगी वो 62,550, और 24 महीने की जो फीस होगी 96,300, और 36 महीने की होगी 1,26,900 रुपये। आई होप कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप लेट मत करिएगा, सब्सक्रिप्शन जल्दी ले लीजिएगा ना। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन हमने पहले ही बताया था आप लोगों को, आज भी बता रहा हूँ मैं। ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको स्कोरिंग करना होता है ताकि इंटरव्यू कॉल आ सके। इंटरव्यू जो है कि कॉल आ सके। अब इंटरव्यू कॉल आने के लिए आपके पास 280 या 290 या 300 प्लस मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद आपका जीएस में जो 1000 का आता है 4 पेपर, वहाँ से अच्छे मार्क्स उठा लो तो आपका इंटरव्यू कॉल हो जाता है। लेकिन सपोज अगर आप यहाँ पे इतना मार्क्स नहीं उठा पाते तो इंटरव्यू कॉल आने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शनल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अनअकैडमी इन सारी चीज़ों को देखते हुए 1 महीने का जो कोर्स लॉन्च किया है उसकी फ़ीस है, उसका सब्सक्रिप्शन फ़ीस है 5,000 रुपये। 6 मंथ का जो है उसका 22,500 रुपये। 12 महीने का जो है कि 27,500, और 24 महीने का 40,000 रुपये, और 36 महीने का 50,000 रुपये। लेकिन मेरा रेफरल कोड अगर यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, और 10% डिस्काउंट में 1 महीने का जो फ़ी हो जाएगा वो 4,500 रुपये, और 6 महीने की जो फ़ी होगी वो 20,250, और 12 महीने का जो होगा वो 24,750, और 24 महीने का जो फीस है 36,000 रुपये, और 36 महीने की जो फ़ी है वो 45,000 रुपये। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। आफ्टर डिस्काउंट के बाद 36 महीने की मात्र 45,000 रुपये फीस है। अगर आप वैसे भी देखें तो 15,000 आपको साल का पड़ रहा है, तो बहुत कम है, मिनिमम है, आप ले सकते हैं और बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा फीस है, बहुत कम फीस है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। मोस्ट कॉम्पिटेटिव गेम हेड यूपीएससी सीएससी बैटल हिज है, देख लो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 6 महीना से अब कम रह गया है, अब मात्र 5 महीने बचे हुए हैं, तो आप जल्दी से करें। आप 2021 के लिए अगर अपियर हो रहे हैं तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें, आप अनअकैडमी से जल्दी से जुड़िए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अल्टीमेट जीएस बैचेज स्टार्ट बाइलिंगुअल में स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो है कि देखिए 31 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है ये बैच। अब ये लगातार जो है कि अभी प्रोसेस में बैच है, तो आप जल्दी करिए कि इसमें कुछ बेनिफिट भी जैसा दिखाया गया है। फुल सिलेबस कवर किया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। प्रीलियम टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, डेडिकेटेड डाउट सेशन क्लियरिंग सेशन भी है, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा। एक तो 2021 के लिए, फिर दूसरा 2022 के लिए, और तीसरा जो है कि 2023 के लिए। तो अभी से जो लोग 21 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो 21 वाला बैच ज्वाइन कर ले। जो लोग 22 में देना चाहते हैं वो अभी से 22 वाला एग्ज़ाम ज्वाइन कर ले, और जो 23 में देना चाहते हैं वो अभी से 23 के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये जो है कि प्लेटफॉर्म खुल चुका है और बहुत ही अच्छा ग्रुप बना हुआ है, अच्छे टीचरों का ग्रुप बना हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऊपर जैसे दिखाया गया है 6 मंथ बैच कोर्स यूपीएससी सीएससी प्रीलिम बचा हुआ है। 21 दिसंबर को शुरुआत हो रहा है, 21 दिसंबर लक्ष्य है इसका, ठीक है। मिशन भी वही है, बाइलिंगुअल में है। और कंप्लीट जीएस बैच अगर करना चाहते हैं तो 2022 के लिए है, 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है सेशन, तो आप कर सकते हैं 2022 के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो है कि कंप्लीट जीएस बैच कोर्स अगर देखना चाहते हैं तो 2023 के लिए है। बाइलिंगुअल भी है, लक्ष्य आपका हिंदी इंग्लिश जो भी है ना। तो यहाँ से आपका सारी चीज़ें शुरू कीजिए, मतलब बाइलिंगुअल है तो मतलब हिंदी और इंग्लिश में दोनों होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आइकॉनिक वाले को, कुछ देख लेते हैं बेनिफिट। कनेक्ट विद द पर्सनल कोच, अगर आप लेते हैं तो पर्सनल कोच से आप कनेक्ट रहेंगे। कस्टमाइज योर द स्टडी प्लानर, अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन, बी पार्ट ऑफ हाई इंसेंटिसिटी ऑफ वर्कशॉप, और प्रैक्टिस आंसर राइटिंग्स डेली कराया जाएगा। मेंटेसरी सब कुछ इसमें है। इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना।
तो चलें आज हम लोग बात करते हैं प्री कम्स मेंस। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी सीएससी प्री कम्स मेंस, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। चलिए आज हम लोग चलते हैं भारत में दर्रे की बात करेंगे, है ना। तो आज हम लोग दर्रे की बात करेंगे। टॉपिक का हमारा नाम क्या होगा? दर्रा। दर्रा अर्थात आप कर सकते हैं भारत में दर्रे। पासेज जिसको कहा जाता है, इंग्लिश में पासेज होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे? पहला पॉइंट देखते हैं क्या है, प्रश्न कैसे बनता है। अगर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कैसे बनता है, पहला तो आपसे पूछ लेगा ये पासेज कहाँ है, स्थिति कहाँ पे सिचुएटेड है। दूसरा पूछ सकता है किस रेंज पर है, किस श्रेणी पर है। और तीसरा पूछ सकता है इसका महत्व तो क्या है इस पासेज का, है ना। और फोर्थ पूछता है क्रम बताइए। क्रम संबंधित भी प्रश्न होते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्रम संबंधित भी प्रश्न होते हैं। इस 4 प्रकार के अगर इसमें डायमेंशन आप ढूंढ ले तो आपका आसानी के साथ जो है कि भारत में जो दर्रे हैं वो भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न बनता है कई बार कि आखिर दर्रा क्या होता है। तो देखिए जरा ध्यान से, कई बार ये होता है कि दर्रा क्या होता है, पासेस क्या होता है। तो जैसे देखो पासेस क्या होता है, मान लो ये कोई माउंटेन है और माउंटेन की इस बीच में कोई ऐसा पाथ बन गया हो, प्राकृतिक नेचुरल पास हो गया नदियों के द्वारा या अन्य किसी कारण के द्वारा, अगर ये बीच में कोई पाथ बन गया हो तो इसको क्या कहा जाता है? पास। अर्थात ये प्राकृतिक रूप से होता है, प्राकृतिक रूप से लिख सकते हैं आप लोग। जब किसी पर्वत में रास्ता बन जाता है, वो किसी का माध्यम हो सकता है, प्राकृतिक रूप से हो सकता है, रास्ता बन जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? उसे दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रा। अर्थात जब पर्वत, आपने देखा होगा जब धीरे धीरे मान लो, सपोज दैट मानिए किसी पर्वत का मान लो उत्थान हो रहा हो धीरे धीरे, और उसी समय पानी का तेज बहाव रहा हो और इसको काट काट करके गहरा कर दिया हो, और यहाँ पे कुछ समय के बाद, कई वर्षों के बाद पानी यहाँ से नदियाँ अपना रास्ता बदल ली होगी और ये इसी तरीके से खाली पड़ा होगा, तो इसको ही क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है? दर्रा। इसका 2 लाभ हो सकता है कि कोई इधर प्लेस हो, स्थान हो, या फिर कोई देश हो, ऐसा भी हो सकता है। इधर भी कोई स्थान हो या देश हो, ठीक है, या कोई स्टेट हो, राज्य हो, या कोई राज्य दोनों तरफ हो, उसको जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, या इस स्थान से इस स्थान तक जाया जा सकता है, ठीक है। वह चाहे कोई भी उद्देश्य हो, चाहे व्यापारिक उद्देश्य हो, चाहे अन्य कोई भी उद्देश्य हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि प्राकृतिक ये रास्ता होता है जो पर्वतों को काट करके बना है, ठीक है ना। इसे ही क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया? तो आइए जरा हम लोग भारत की मैप पर बात करेंगे और बेहतर तरीके से सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो कि इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लियर? तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब प्राकृतिक दर्रे में। पहले एक तो आप लोग भारत का एक मैप खूब बढ़िया से बनाइए ताकि क्लियर हो आप लोगों को। जैसे मान लो मैप पे इसलिए मैं बनाता हूँ, इसलिए सिखाने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग जो है कि बेहतर तरीके से क्या करेंगे, सीख जाएंगे। ये मैंने सिक्किम लिया, ये मैंने इस प्रकार से, ठीक है। हालांकि मैं इधर हो सकता है आप लोगों को ना दिखे मेरे फोटो की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बीच में इधर ले लूँगा खींच करके, ठीक है। ये जैसे मान लो ये पूरा का पूरा जो है कि मैप है,
ठीक है। या फिर हम दूसरे पे थोड़ा बना लेते हैं और अच्छा से बना लेते हैं। जैसे मान लो ये हमने बनाया, ये हमने लिया और इस प्रकार से हमने लिया, ये सिक्की। अब आप लोगों को शायद दिख जाएगा, मुझे लगता है कि अब देखना चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, तो ये पूरा हमने नॉर्थ का और नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हमने लिया है और यहीं पे सारी चीज़ें जो है कि हिमालय के माउंटेन पे ही, अर्थात दर्रा जैसे मैंने बता चुका, पर्वतों को काट करके, तो पर्वत ज़्यादातर आपको यहीं पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि सारे दर्रे जो है कि पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है ना। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं, जरा देखते हैं ध्यान से। पहले हम लोग एरिया डिफाइन कर लेते हैं। जैसे ये मान लो, ऐसा मान लेता हूँ नॉर्थ का है, तो ये वाला हिस्सा आप ऐसे मान के चलो कि भैया ये जम्मू कश्मीर का है, और ये वाला आप अगर हिस्सा मान के चलो तो ये मान लो एचपी वगैरह है। 1 मिनट, ठीक है, और ऐसे मैंने बना दिया। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को देखने की ज़रूरत पड़ेगी इसको, मैप को ज़रा ध्यान रखिएगा आप लोग। और इधर भी मैंने ले लिया एक इस प्रकार से, ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से वो याद हो जाना चाहिए। इसके बाद जो है कि एक हमने ले लिया सिक्किम वाला पार्ट, और ये हमने ले लिया अरुणाचल प्रदेश वाला, और यहाँ पे हमने ले लिया मणिपुर का। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखना सभी लोग। और इसको सभी लोग जो मेरी क्लास देख रहे हैं आप लोग ना, तो इसको आप लोग मैप बनाते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि मैप से ज़्यादा कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है। आप अगर क्वेश्चन देखोगे, अंदाज भी अगर आपका सही रहेगा, मैप आपने दिमाग में सेट कर रखा है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। चीज़ें कई बार रटने से नहीं होती हैं, आप मैप वगैरह को देखा करें, है ना, तो उससे आप लोगों को लाभ जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए दो तीन चीज़ें हम लोग कर देते हैं। ये मान लो हमारा, जैसे हमने कह दिया कि भाई ये है जम्मू कश्मीर, मैंने ऐसे मान लिया ये है जम्मू एंड कश्मीर, मैं गोला मार रहा हूँ इस तरीके से। और ये है आपका लद्दाख, मान लिया लद्दाख। ठीक है, और ये है आपका हिमाचल प्रदेश, मैंने ऐसे ले लिया। ये है आपका एचपी, और ये है आपका उत्तराखंड, और ये आपका है सिक्किम। क्लियर, ये आपका क्या है, सिक्किम है। और ये आपका क्या है, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये मैंने नीचे बना लिया, ये मणिपुर। मणिपुर दिख रहा है आप लोगों को ना, कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा यार सभी लोगों को, ठीक है ना। ये हमने बना लिया। तो देखिए जरा ध्यान से समझते चले, यहां से ले करके एक रेंज है, एक श्रेणी है, जो कि प्रॉपर लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। ध्यान में रखिएगा, अब लिखते चलिएगा सभी लोग, कहाँ है? ये लद्दाख में है। ठीक है, और इसे कहा जाता है काराकोरम श्रेणी। क्या कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसी काराकोरम श्रेणी पर एक काराकोरम दर्रा भी है, ध्यान रखिएगा। इसी काराकोरम श्रेणी पर एक काराकोरम दर्रा भी है। इसको कहा जाता है, ये जो बना हुआ है यहाँ पे पास दिखाया गया है, ठीक है, तो इधर ऊपर जो है कि तिब्बत, और इधर जो लद्दाख। ठीक है, तो ऊपर इसको काराकोरम श्रेणी भी कहते हैं, इसको काराकोरम पास भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। काराकोरम क्या बोलते हैं? काराकोरम दर्रा भी है। इसी काराकोरम श्रेणी पे काराकोरम दर्रा है। आपसे पूछा सकता है काराकोरम श्रेणी कहाँ है, तो आप लद्दाख में बताइएगा। और इस पर एक दर्रा भी है जिसको काराकोरम दर्रा भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसी के बगल में ध्यान से समझिएगा,
इसी के बगल में एक और दर्रा है जिसका नाम है अधील। क्या नाम है? अधील दर्रा। ठीक है, कहाँ है? काराकोरम अधील दर्रा। अधील दर्रे के बाद एक और दर्रा है जिसका नाम है मिनटेक। क्या नाम है? मिनटेक। तो एक दर्रा हो रहा है, और इसी काराकोरम श्रेणी पर एक चोटी है जिसका आप सभी लोग नाम सुना होगा, जिसका नाम K2। क्या है? K2 है। अब दो बातें ध्यान में रखिएगा, इधर K2 है और इधर अगर देखेंगे हम लोग तो एक काराकोरम, और अगर देखेंगे यहां पर हम लोग देखेंगे तो अप्रोक्स यहां पर एक घाटी है, इसका नाम है, लिख लीजिएगा आप लोग, नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी, ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती, सियाचिन ग्लेशियर लिख लीजिएगा आप लोग, यहां से निकलती है। ठीक है, तो अब देखो नुब्रा घाटी से हो करके काराकोरम, ठीक है, काराकोरम दर्रे को क्रॉस करके इधर हम जा सकते हैं चीन या तिब्बत वाले एरिया में। ठीक है ना, लेकिन बस इतना याद रखना आप लोग कि यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा किसमें है? लद्दाख में है। ठीक है ना, जस्ट इसी के बगल में एक और रेंज है, लद्दाख में ही है, ध्यान में रखिएगा, एक और रेंज है, इस रेंज का नाम है आपको पता ही होगा, इस रेंज का नाम को बता सकता है? हैं? किसी को पता है? लद्दाख। ठीक है, और इस पर जो है कि एक बना हुआ है, पास है, इस पास का नाम है, यहां लिख देता हूं मैं, इस पास का नाम है खरदुगला। खरदुगला। ठीक है, अभी मैं लिखवा देता हूं, आप टेंशन मत रखिएगा, अभी मैं लिखवा देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, खरदुगला जो है कि ये लद्दाख में, ये लद्दाख में है। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, यहां पे इसके पास में, यहां पे है कारगिल, यहां पे क्या है? कारगिल। और इधर देखोगे तो द्रास है। क्या है? द्रास। और यहां पे देखोगे तो आपको लेह मिलेगा, लेह। तो अब आप सोचो कि अगर मुझे लद्दाख में, लद्दाख में जाना हो और K2 के पास जाना हो, मान लो ऐसे, या नुब्रा घाटी के पास जाना हो, तो किस ग्लेशियर, किस दर्रे से होकर जाएंगे? इसी दर्रे से, खरदुला दर्रे से। किससे जाएंगे होकर के? खरदुला दर्रे से। खरदुला दर्रे से, अर्थात आप ये कह सकते हैं ये लेह और लद्दाख को क्या करता है? आपस में जोड़ता है, या यहां से नुब्रा घाटी तक जाया जा सकता है। ठीक है, ठीक, या दुर्गला लद्दाख में जाया जा सकता है, लेह और सियाचिन को भी जोड़ता है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां तक जा सकते हैं ना, यहां से होकर के, इससे आप सियाचिन तक जा सकते हैं। यहाँ पे सियाचिन है, ये मान लो सियाचिन है, तो यहाँ पे सियाचिन तक अगर जाना पड़ेगा तो लेह होकर के आप अगर सियाचिन तक जाना चाहते हैं तो किस दर्रे से जाएंगे? खरदुला दर्रे से जाएंगे। क्लियर? आप मान लो कारगिल से सियाचिन तक जाना चाहते हैं तब भी खरदुला दर्रे से, द्रास से जाना चाहते हैं तब भी इसी दर्रे से। तो देखो, जो पास से होता है वहीं से गुजरा जाता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में होना चाहिए सबको। ठीक है, लेकिन वहां पे देखो मिनटेक है। अब मिनटेक क्या है? ये तो काराकोरम श्रेणी पर है। ठीक है, ये एक चीज और लिख लीजिएगा, मिनटेक जो है कि सबसे अधिक या उत्तरी दर्रा है, ये बहुत उत्तरी दर्रा, मैं भी लिखवा देता हूँ, ये बहुत उत्तरी दर्रा है, और लद्दाख और चीन को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। मिनटेक भी जोड़ता है और ये भी जोड़ता है। ठीक है, अधील दर्रा भी जोड़ता है वही लद्दाख और तिब्बत या चीन को, और काराकोरम तो जोड़ता ही जोड़ता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखो, ये सियाचिन से अगर आपको जाना हो तिब्बत, सियाचिन से तिब्बत या चाइना जाना हो तो किस दर्रे से जाएंगे हम लोग? काराकोरम दर्रे से जा सकते हैं। किससे? काराकोरम से, अधील से, मिनटेक से, ये तीनों दर्रा है इसी पर। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। तो इतनी बात याद रखना चाहिए, अगर लेह से पूछे अगर सियाचिन जाना है तो खरदुला दर्रा है, द्रास से सियाचिन जाना है, सॉरी, द्रास से सियाचिन जाना है तो लद्दाख, ये लद्दाख वाला जो दर्रा है खरदुला,
और कारगिल से अगर सियाचिन तक जाना तब भी इसी दर्रे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इतनी बात सबको क्लियर हो गई? अब मुझे बताओ, इतनी बात सबको क्लियर हो गई तो एक बार मुझे बताओ कि हाँ सर क्लियर हो चुका है। ठीक है, और नहीं लिखना हो तो लिख सकते हैं आप लोग, लिखना हो तो लिख सकते हैं, मैं लिखवाते चल रहा हूँ साथ साथ में, नोट करते चले यहाँ पे, नोट कर ले भाई, अगर नोट करना है तो नोट कर ले, नोट कर ले। पहला पहला मैं लिख देता हूँ मिंटे, क्या है? मिंटे दर्रा। ठीक है, तो पहला ये कहाँ है? कारा कोरम श्रेणी पर है। कहाँ है? काराकोरम श्रेणी पर। दूसरा, यह सबसे उत्तरी दर्रा है। और तीसरी बात करूं तो ये लद्दाख और चीन या तिब्बत आप लिख सकते हैं, तिब्बत को क्या करता है? जोड़ता है। क्लियर? दो बातें क्लियर हो गया, दो बातें क्लियर। नंबर दूसरा नोट कर लीजिएगा आप लोग, अधील दर्रा है और ये भी कहाँ है? काराकोरम पे। तो पहला काराकोरम श्रेणी पे है। नंबर दूसरा ये क्या करता है? लद्दाख और तिब्बत या चीन जो भी है ना, आप लोग देख लीजिए, चीन को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। क्लियर हो गया? और तीसरा जो है काराकोरम, काराकोरम दर्रा है अभी जो कि मैंने बताया, और कहाँ है? काराकोरम श्रेणी पर है। ये किसको जोड़ता है? लद्दाख, तिब्बत या चीन को जोड़ता है। ये सब तीनों को तीनों कहाँ भैया? तो आप एक ही आंसर बताइएगा, ये काराकोरम श्रेणी पर है। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? मुझे एक बार बताएं जरा, कमेंट करके मुझे फटाक दी जल्दी से बताएं आप, यहां तक क्लियर है क्या? ये तीनों कहाँ है? काराकोरम श्रेणी पर है, और मिंटेक, अधील दर्रा और काराकोरम दर्रा किस श्रेणी पर? किस श्रेणी पर? काराकोरम श्रेणी पे। किस श्रेणी पर? काराकोरम श्रेणी पे। ठीक है ना, याद हो जाएगा। और इसी पे ध्यान रखिएगा, K2 जो है कि चोटी भी है, ध्यान रखिएगा इसी श्रेणी पर K2 चोटी। क्लियर? जो कि मैंने उसमें पढ़ाया हूं जब पीक बता रहा था, तो आप लोग वहां से ध्यान रख लीजिएगा इसको। ठीक है ना, इतनी क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट मैं लिखवा देता हूं, चलिए। लद्दाख पर, अब मैं दूसरा वाला लद्दाख श्रेणी पर, लद्दाख श्रेणी, तो आप ये कह सकते हैं पहला, यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में है। पहला पॉइंट तो ये होगा बच्चे। दूसरा पॉइंट, इस पर जो है कि एक दर्रा है खरदुला, खरदुगला दर्रा है। ठीक है, ये क्या करता है? लेह प्लस सियाचिन को जोड़ता है, या फिर कारगिल प्लस सियाचिन को जोड़ता है, या फिर द्रास सियाचिन को जोड़ता है। यहां से जाया जा सकता है। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया तो एक बार मुझे बताओ कि जी सर बिल्कुल क्लियर है, तो मैं फिर आगे चलता हूं।
चलिए अब देखो जरा मैप पे चलते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखते चले आप। एक रेंज और मिलेगी। एक रेंज कहां से मिलेगी, जरा ध्यान से समझते चलना। यहां से ये जम्मू कश्मीर अर्थात थोड़ी पार्ट जो है कि इसका लद्दाख में, और यहां से होते हुए ये सीधा जो है हिमाचल प्रदेश होते हुए ये आएगी यहां पे जुड़ेगी। ठीक है, इस जो दर्रे का नाम है इसको बोलते हैं जास्कर श्रेणी। क्या बोलते हैं, जास्कर श्रेणी। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को, इसको बोलते हैं जास्कर श्रेणी। अब आइए जरा समझते हैं जास्कर श्रेणी पे कौन कौन से दर्रा है। देखिए पहली बात कि जास्कर श्रेणी पे एक यहां पे दर्रा आपको मिलेगा जो कि प्रॉपर जो है कि जम्मू कश्मीर में होगा। एक यहां पे दर्रा है, ठीक है, और एक यहां पे दर्रा है। दो दर्रा यहां पे आपको मिलेंगे और एक दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा और एक दर्रा आपको इस बाउंड्री पे मिलेगा। ध्यान में रखते चलिएगा आप सभी लोग इस बातों को, एक दर्रा इस बाउंड्री पे मिलेगा। नोट करते चलिएगा। इस दर्रे का नाम, इसका नाम है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले का नाम यहां मैं लिख रहा हूं, पहले का नाम है बुर्जिला, बुर्जिला दर्रा पहला। और दूसरा जो नाम है वो है जोजिला दर्रा। और तीसरे का नाम है रोहतांग दर्रा का आप सभी लोग नाम सुने होंगे, रोहतांग दर्रा। और चौथे का नाम है शिवकला दर्रा। सुनिए जरा ध्यान से, ये रोहतांग दर्रा और शिवकला दर्रा किसमें है, एचपी में है, और ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन किस रेंज पर है, तो जास्कर श्रेणी पर है। क्लियर हो रहा है क्या, सबको क्लियर हो रहा है तो मुझे एक बार बताएं जरा कि हाँ सर क्लियर है। अगर क्लियर हो रहा है तो मुझे एक बार जरूर बताएं कि हाँ सर क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, इस दर्रे का अपना क्या काम है। तो ये जो है बुर्जिला दर्रा और जोजिला दर्रा, तो इसको मैं छोटे छोटे भाषा में बी लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता चले, और जे लिख दे रहा हूं जोजिला दर्रा। ठीक है, समझे जरा यहां पे ध्यान से सभी लोग। इधर आएंगे तो यहां पर है श्रीनगर, यहां पे क्या है, श्रीनगर है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, यहां पे श्रीनगर है और यहां पर आप आओगे तो जम्मू है, जम्मू के नाम से जम्मू भी है, जम्मू भी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अगर मुझे कारगिल जाना है तो जास्कर दर्रे से किस, जास्कर के किस दर्रे से है, जास्कर श्रेणी के किस दर्रे से हम कारगिल जा सकते हैं। तो देखो ऑप्शन दोनों है, बुर्जिला से भी जा सकते हैं, जोजिला से जा सकते हैं। अगर ऑप्शन में दिया हो जोजिला न दिया हो, बुर्जिला दिल रहा हो तो बुर्जिला से मारिएगा। श्रीनगर टू कारगिल, श्रीनगर टू सियाची, यहां तक श्रीनगर टू ले आप कर सकते हैं। किस दर्रे से जाया जाएगा, ये जो बुर्जिला दर्रा है इससे जाया जा सकता है। इवन अगर ऑप्शन में ये हो, नहीं तो ऑप्शन में अगर ये हो तो इससे भी जाया जा सकता है, ये दोनों दर्रे से होकर के जाया जा सकता है। अगर दोनों हो तो दोनों को मार के चलिएगा आप। ठीक है, तो श्रीनगर टू लेह को भी जोड़ता है, श्रीनगर टू कारगिल को भी जोड़ता है, द्रास को भी जोड़ता है। ठीक है, और श्रीनगर टू सियाचिन भी हम लोग ग्लेशियर तक जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी दर्रे से पहले इंटर करना पड़ेगा, देन आप आगे जा करके खरदुला दर्रा से आप जो कि सियाचिन तक पहुंच सकते हैं। मेरी बात इतनी समझ में आ गई सबको, सबको समझ में आ गई। चलिए, तो ये हो गया श्रीनगर को, ये दोनों जो है कि दर्रा यहाँ से लेह तक जाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोहतांग दर्रा। और यहाँ पर है नीचे कुन्नू मनाली, आप जानते हो मनाली है,
अब मनाली से अगर लेह जाना हो तो किस दर्रे से जाएंगे भाई? इसी दर्रे से जाएंगे, किससे? रोहतांग दर्रे से। ध्यान से समझिएगा, किससे जाएंगे? रोहतांग दर्रे से जाएंगे, ठीक है ना। अब आइए चलिए, मनाली टू, मैं लिखवा देता हूँ, लेह टू मनाली अगर जाना हो तो आप जो है कि किस दर्रे से जाएंगे? ये रोहतांग दर्रे से जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जासकर सीढ़ी, अब इधर देखो कि आप लोग तिब्बत है, इधर तिब्बत, इस वाला भाग में अगर आप जाओगे इधर तो तिब्बत है, ठीक है, और इधर आओगे तो एचपी। तो एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश टू तिब्बत, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत, तिब्बत मतलब आप जा सकते हैं कैलाश श्रेणी तक जा सकते हैं, ठीक है ना, कैलाश श्रेणी तक जाया जा सकता है इससे, है ना। तो यहाँ से अब जो है कि हम जा सकते हैं चीन या तिब्बत, ये हमारा व्यापारिक मार्ग था पहले, और यहीं से आपने देखा होगा इसी के पास से जो कि एक नदी निकलती है जिसका नाम है शिपकला दर्रे के पास से एक नदी निकलती है जिसको हमने बताया था आप लोगों को, सतलुज नदी, सतलुज रिवर। अभी मैं इसको भी लिखवा दे रहा हूँ, अभी मैं सारे दर्रे आप सोच लो, फिर मैं बताते हुए एक एक चीज़ों को लिखवा दे रहा हूँ ना। तो इसको भी हम लोग लिख लें तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो पहली पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं, दूसरी पॉइंट पे चल रहे हैं, दूसरी पॉइंट पे। अब हमारे पास जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में एक दर्रा है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, और ये जास्कर श्रेणी पर, किस पर है? जास्कर श्रेणी पर। और जास्कर श्रेणी पर जम्मू कश्मीर में एक बुर्जिला दर्रा है और दूसरा दर्रा है जोजिला दर्रा है, ठीक है। तो बुर्जिला क्या करता है? ये जो है कि श्रीनगर एंड ले, कारगिल, सब कुछ लिख गया, द्रास, ठीक है, बाल्टिस्तान, ये भी है, सब उधर ही पड़ेगा, सबको जोड़ा जा सकता है। और कौन दर्रा जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा। लेकिन जोजिला दर्रा जो है कि ये भी क्या करता है? श्रीनगर, ले, बाकी सब वही सारी चीज़ों को, ये दोनों का काम एक ही होता है, ये दोनों जो है कि श्रीनगर से होकर के सबको जोड़ने का प्रयास करता है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? देखो बहुत आराम से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा प्लीज़, आप लोग नोट्स जो है कि ज़रूर बनाते चलिएगा, क्योंकि मुश्किलें हो सकती हैं, अगर आप लोग कंटिन्यू नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। और दूसरा देखो, दूसरा देखो, हिमाचल प्रदेश में भी है, एचपी में भी है। तो एचपी में कौन सा है? यही दर्रा है, जास्कर, जास्कर, जास्कर श्रेणी पर दो दर्रा, एक आपका पहला, बताइए आप लोग, एक एक ही दर्रा है इस पर है, जास्कर श्रेणी पर, बताइए आप लोग कौन सा है दर्रा? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, दर्रा ये किसको जोड़ता है? तो एक ही होगा, मनाली, कुल्लू मनाली नाम सुने ना, मनाली टू लेह, कारगिल, ठीक है, ये सब आप कारगिल जा सकते हैं, द्रास जा सकते हैं। तो ये जो है कि ये दर्रा जोड़ता है, मनाली टू लेह तक का जाने का रास्ता बनाता है। क्लियर हो गया इतनी बात? आइए चलिए मैप पे चलते हैं हम लोग, मैप पे ध्यान से देखते चलें सभी लोग, और फिर मैप पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए जरा जहां पर जम्मू कश्मीर से लेकर के एक और दर्रा है और ये एचपी तक जाता है, हिमाचल प्रदेश तक, इस पर जो है कि जम्मू कश्मीर में दो दर्रे और हैं, एक यहां पे दर्रा मिलेगा और एक यहां पे मिलेगा, जरा ध्यान से समझते चले, एक यहां पर और एक यहां पर। इसको हमने नाम दिया, ध्यान से समझे, इसको हमने नाम दिया, यह जो है ये मान लो पीर पंजाल है, पीर पंजाल दर्रा, और इस पूरे श्रेणी का नाम है पीर पंजाल श्रेणी। क्या बोलेंगे इसको? पीर पंजाल श्रेणी, लिख लीजिएगा, पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है। तो पीर पंजाल श्रेणी पर पीर पंजाल दर्रा भी है, और दूसरा दर्रा जो है इसको बोलते हैं बनिहाल, बनिहाल
दर्रा। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? बनिहाल दर्रा। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये जो रोहतांग है ये रोहतांग नहीं है बल्कि ये बाड़ा लाचा है। इसको बोलते हैं बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा दर्रा है। ध्यान रखिएगा, एडिटिंग कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया। यह है बाड़ा लाचा, यह है बाड़ा लाचा। क्या है? बाड़ा लाचा है, बाड़ा लाचा दर्रा है, क्योंकि जास्कर पे पड़ रहा है ना, बाड़ा लाचा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर इस पर जो है कि पीर पंजाल और बनिहाल है, इस पर जो है कि बना हुआ एक है जिसको रोहतांग दर्रा बोलते हैं। तो ये पीर पंजाल पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? पीर पंजाल पर। इसको बोलते हैं रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा है। ठीक है, ये है रोहतांग दर्रा। तो ये पीर पंजाल पर लिख लीजिएगा इसको। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, ऐसे लिखिएगा, जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश में जो है कि पीर पंजाल श्रेणी है। और ये पीर पंजाल में दो दर्रा मिलेगा। दो दर्रा कौन सा? एक है आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और दूसरा बनिहाल ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। एक पीर पंजाल श्रेणी है जिसपे ये एचपी मिलेगा। एचपी में एक ही दर्रा मिलेगा जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा आप लोग, रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं ये दर्रा कहाँ से कहाँ तक, अर्थात आप यहाँ से मैप देखें तो आपको पता चल जाएगा। जम्मू कश्मीर टू श्रीनगर जाने का रास्ता, तो आप लिख सकते हैं जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तक जाने का रास्ता कौन बनाएगा? तो आप कह सकते हैं पीर पंजाल श्रेणी से, पीर पंजाल दर्रे से जाया जा सकता है, या बनिहाल दर्रे से जाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं एचपी से लेकर के यहाँ पे आप नीचे ये कुछ जो है कि छोटे छोटे राज्य होंगे या छोटे छोटे स्थान होंगे, यहाँ से जो है कि मनाली जाया जा सकता है, मनाली से होकर ले जाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये एचपी में ही है। क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है तो चलो, बहुत अच्छी चीज़ है। अब तीसरी बातें हम लोग कर रहे हैं, देखिए ये तो हो गया। अब उत्तराखंड में चलते हैं हम लोग। देखिए उत्तराखंड में 3 दर्रे आपको मिलेंगे, 1, 2 और 3। एक ये पूरा का पूरा देखिएगा, ये तीनों का नाम एक ही जैसा है। देखो पहले का नाम है थागाला, थागाला। दूसरे का नाम है मानाला, और तीसरे का नाम है नीतीला। ठीक है, और एक यहां पर भी है, चौथा का नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम है लिपू लेक, लिपू लेक दर्रा। तो कौन कौन सा हो गया? थागाला, मानाला, नीतीला, लिपू लेक दर्रा। ये कहाँ है? सब उत्तराखंड में। अब आपको पता ही होगा, उत्तराखंड से अगर तिब्बत की तरफ जाना हो, कैलाश श्रेणी में जाना हो, तो आपको यहीं से जाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो कौन कौन सा उत्तराखंड में लिखें जरा इसको। उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है? तो पहला थागाला, ला सबका होगा, और दूसरा मानाला, और तीसरा नीतीला, और चौथा लिपू लेक। ये चारों यहाँ पे। तो ये उत्तराखंड से कहाँ तक? तिब्बत जाने का रास्ता बनाता है। अभी मैं लिखवाऊंगा सब। ठीक है,
अभी मैं मैप पे दिखाते हुए एक एक पॉइंट को बताते हुए आप लोगों को चल रहा हूँ। इसके बाद आप देखो सिक्किम में दो दर्रे मिलेंगे, एक इधर और एक इधर। इसका नाम है नाथुला, नाथुला, ध्यान रखिएगा। और इसका नाम है जेलेप्पा, जेलेप्पा दर्रा। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? ये सिक्किम मिलेगा, नाथुला और जेलेप्पा। इसको भी लिख लेते हैं। सिक्किम, सिक्किम में दो दर्रा, नाथुला, जेलेप्ला बोलते हैं इसको, जेलेप्ला। ठीक है, ये दो दर्रा है। तो आप यहां से सिक्किम से जो है कि तिब्बत या चाइना तक जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप आओ अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक इस साइड में है एक दर्रा जिसका नाम है बोमडिला। क्या है? बोमडिला। और एक ऊपर की तरफ है, इसका नाम है यांग याप दर्रा। और तीसरा इधर आओगे तो दीफू दर्रा मिलेगा आपको। और इधर आओगे एक और दर्रा मिलेगा, इसका नाम है कुमचा बाग, कुमचा बाग। एक और नीचे आओगे एक दर्रा आपको मिलेगा, इसका नाम है पांगसाऊ, पांगसाऊ। और यहां पे नीचे आप आओगे एक है लिखा पानी, लिखा पानी। तो ये कहाँ है भैया? सब के सब जो है कि अरुणाचल प्रदेश के हैं। अभी आप लिख लो, फिर मैं आगे चल के लिखवा दे रहा हूँ। ये सारे ध्यान रहे दर्रे आपके, है ना। और आप मणिपुर में आओगे तो एक दर्रा और है जिसका नाम है तूजू दर्रा। मुझे लगता है कि इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। पूरा एक बार कमेंट करें जरा, तो मुझे बताएं जरा कि हाँ सर, कमेंट एक बार करें जरा, सब लोग मुझे बताएं कि हाँ सर क्लियर है। एक बार मुझे जल्दी से बताएं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग जो है कि ये जो HP वाला है, तो यहाँ से हम लोग जो है कि देख लेते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसको इसको बाड़ा लाचा बना लीजिएगा आप लोग, बाड़ा लाचा। और ये होगी रोहतांग। तो यहाँ से हम लिखवा देते हैं, बाकी इधर का तो आपका क्लियर होगा। तो यहाँ से हम लोग नोट करके हम लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए। तो लिखते चलिएगा सभी लोग। चले, अब नोट करके लिख लीजिएगा। HP से लिखवा रहा हूँ, आप लोगों को और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। HP में दो दर्रा भी मैंने बताया, बाड़ा लाचा और एक HP में पूरा का पूरा पड़ेगा। एक जो है कि शिवकला भी था ना, शिवकला HP में पड़ता है। तो ये बाड़ा लाचा जो होगा ये मनाली से लेह तक जाने का रास्ता बनाता है। इसके बाद ये जो है कि HP प्लस तिब्बत। ठीक है, और यहीं से जो है कि सतलुज नदी इसी के पास से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, और इसके बाद पीर पंजाल पे ध्यान से देखिएगा। पीर पंजाल एक तो ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर प्लस HP में है। और HP वाले में एक पड़ेगा रोहतांग दर्रा, इसी श्रेणी में पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, श्रेणी में पड़ेगा। और जो है कि पीर पंजाल रोहतांग
और इस पर जो है कि जम्मू कश्मीर में एक पीर पंजाल दर्रा है जो कि मध्य हिमालय श्रेणी में आता है। ये लिख लीजिएगा, मध्य हिमालय श्रेणी में आता है। नोट करके सभी लोग लिख लीजिएगा। ये जम्मू और श्रीनगर जो मैंने बताया को जोड़ने का प्रयास करता है पूरा। और इसके बाद बनिहाल है, बनिहाल दर्रा। ये जो है कि जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता बनाता है। और दूसरा इसी पर जवाहर सुरंग भी है, सुरंग प्लस नेशनल हाईवे 1D सड़क भी है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का पूरा प्रयास करता है। ठीक है, अब चलिए उत्तराखंड में लिख लेते हैं। उत्तराखंड में अभी हमने बताया कौन सा है बताओ, थागाला, यही बताया था ना मैं अभी आपको लोगों को, आपको थागाला, मानाला, नीतीला, लिपुलेख। ये जो चारों दर्रा है ये उत्तराखंड प्लस तिब्बत, तिब्बत मतलब आप बोल सकते हैं कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी, आप ये बोल सकते हैं मानसरोवर को जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, जोड़ता है मतलब प्रयास नहीं करता, जोड़ता है। एक है सिक्किम, सिक्किम में कौन कौन सा, दो अबरी बताया मैंने, नाथुला और दूसरा चेलेपला दर्रा। याद होना चाहिए आप लोगों को, ये दोनों क्या करता है, यह दोनों दर्रा प्राचीन, आप ये कह सकते हैं सामरिक महत्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में जो है कि जब 1962 का युद्ध हुआ था तो भारत और चीन के बीच, भारत प्लस चीन के बीच, तो इसे बंद कर दिया गया था। बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। और जो है कि सिक्किम से तिब्बत का मार्ग, सिक्किम से तिब्बत का मार्ग बनाता है। इतनी क्लियर हो गया। और आप ये कह सकते हैं तिब्बत का मार्ग व्यापारिक मार्ग बनाता है, ऐसे लिख लीजिएगा, व्यापारिक मार्ग। और प्लस आप ये भी कह सकते हैं सिक्किम प्लस तिब्बत तिब्बत दार्जिलिंग घाटी और चुंबी घाटी से तिब्बत जा सकते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो मुझे एक बार बताएं प्लीज सभी लोग कि हाँ सर इतनी बातें हम लोगों को क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान से देखें, अब कहाँ आते हम लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में मैंने कौन कौन सा दर्रा बताया अभी आप लोग पता है, बोमडिला, नाम याद होना चाहिए सबको। बोमडिला के बाद, इसके बाद यांगयाप दर्रा लिखिएगा आप लोग, दर्रा। और इसके बाद तीसरा था कमचंग बाग और चौथा था यांग साबू, यही था ना, देख लो जरा ध्यान से कौन सा दर्रा था, यांग साबू है, यांग साबू। ठीक है, क्लियर है।
यांगसाऊ, ठीक है। एक दर्रा और है लेखापानी। ये 2, 3, 5 दर्रा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखो बोमडिला दर्रा और यांगयाप दर्रा, ये दोनों जो है किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश प्लस तिब्बत को जोड़ता है। क्लियर? और ये जो है तीनों दर्रा, और एक दीफू भी था शायद, दीफू भी था ना, ठीक है। ये जो है कि यहाँ से दीफू और ये चारों दर्रा यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को जोड़ता है। क्लियर हो गया? और एक मणिपुर में एक ही दर्रा है, तोजू दर्रा। तो ये क्या करता है? मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी है, और इससे होकर के म्यांमार जाया जा सकता है, या म्यांमार को क्या करता है? जोड़ता है। यहां तक सबको क्लियर हो चुका है ना पूरा? एक वो मुझे कमेंट करके सभी लोग बताएं कि हाँ सर बिल्कुल पूरा हो चुका है। तो ये मुख्य आपके क्या रहे हैं? दर्रे रहे। इन सारे दर्रों को आप लोग क्या करना है? पूरा याद रखना है। इसलिए मैप पे मैंने सारे दर्रे को बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यांगयाप, बोमडिला, दीफू, है ना, ये सारे याद, कुमचा, बांग, पांगसाऊ, ये सब चीज़ें आप लोग, लिखा पानी, ये सब याद रखना आप लोग, है ना। ये सब याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएंगे। कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत आराम से आप लोग क्वेश्चन करोगे। इस श्रेणी पे कौन कौन से दर्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेणी वाला आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने सारे श्रेणी बता दिया। देख लो, फिर दोबारा देखना, देख लो। ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, और ये है आपका जास्कर, और ये आपका पीर पंजाल। तो लद्दाख, ठीक है, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल 4 श्रेणी है। इन चारों श्रेणी पे कौन कौन से दर्रे हैं इसको आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से चीजें कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इतनी मेरी बातें क्लियर हो गया तो आप लोग बताएं मुझे कि हाँ सर क्लियर हो चुका है। फिर मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब अगला टॉपिक है दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा नया टॉपिक है। नया टॉपिक में हम लोग चल रहे हैं। आइए, नया टॉपिक हमारा है दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक नया टॉपिक, दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, पहले मैप पर एक अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, फिर एक एक पहाड़ियों के विषय में मैं लिखवाते चलता हूँ। देखिए, ये मान लो ये गुजरात, और आप लोग ऐसे करके बना लीजिएगा मैप। पहले बनाइए आप, सभी लोग मैप बनाइएगा। ये हमने बताया था यहाँ से पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ थी, और ये यहाँ पे आकर के छूट रहा था। इसको बोलते थे नीलगिरी पहाड़ी। क्या होता था? नीलगिरी पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसके बाद आप देखोगे कर्नाटका में, तो कर्नाटका में अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी 2 पहाड़ियाँ हैं, 1 और 2। एक को बोलते हैं कुद्रेमुख पहाड़ियाँ, आप लोग जानते हैं, कुद्रेमुख शिखर बोला जाता है, शिखर। और दूसरा मुल्यानगिरी शिखर। ये जो पहाड़ी है ये बाबा बुदान की पहाड़ी है, बाबा बुदान की पहाड़ी है। क्लियर? ये कहाँ है तो आप ये बोल दीजिएगा,
कर्नाटका में है, और कर्नाटका के चिकमंगलुरु जिला में है, अभी मैं लिखवाऊंगा, ठीक है, चिकमंगलुरु जिला में है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ नीलगिरी के बाद ध्यान में रखिएगा, नीलगिरी के बाद एक यहाँ बीच में जो है कि एक आपको मैंने घाट बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसको बोलते हैं पाल घाट। क्या बोलते हैं? पाल घाट। बहुत ध्यान में रख के चलिएगा, ये कई बार पाल घाट को जोड़ जाड़ करके क्वेश्चन पूछता है ना। और यहाँ पे आपने देखा होगा एक घाट था थाल घाट, ठीक है, और यहाँ पे एक घाट था भोर घाट। ये भोर घाट ये भी महाराष्ट्र में है और ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो कि आप लोग तो ये कौन सा घाट हो गया? पाल घाट। अब पाल घाट के जब नीचे आओगे तो एक और आपको पहाड़ी पड़ेगी, एक और पहाड़ी है जिसका नाम है, यहां लिखिएगा, अन्नामलाई की पहाड़ी है। बहुत ईमानदारी से आप लोग पढ़िएगा। और नीलगिरी का अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, कहाँ पड़ेगा भैया? ये कर्नाटका प्लस केरल, अभी मैं लिखवाता आप लोगों को, प्लस तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ये तीनों में फैली हुई है, ठीक है ना। अन्नामलाई जो है ये कहाँ, अगर आपसे पूछे तो केरल प्लस तमिलनाडु में है। कहाँ है? केरल प्लस तमिलनाडु। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर एक और पहाड़िया है जिसका नाम है कार्डमम पहाड़ी। ध्यान से समझिएगा, कार्डमम पहाड़ी के बाद यहां पर एक और आपको घाट मिलेगा। इस घाट का नाम है सेनकोट्टा, जो मैंने बताया था आपको, सेनकोट्टा। और सेनकोट्टा के बाद एक और यहाँ पे मिलेगा जिसको बोलते हैं, स्थान है नागरकोई। ये तमिलनाडु में है। इसके बाद यहाँ पे आप लास्ट में देखोगे तो आपको मिलेगा कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी आप जानते ही हैं, तमिलनाडु में। यहाँ पे देखोगे, इसके यहाँ पे जो बना हुआ है ये जो नागरकोई है, नागरकोई के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पे ऊपर देखोगे एक महेंद्रगिरी है। क्या है? महेंद्रगिरी। ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप जाओगे ये देखोगे तो यहाँ पे इसके ईस्ट में, पूर्व में, मतलब आप ये कह सकते, यहाँ पर एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम है पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी ये एक्चुअल में तमिलनाडु में है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को कार्डमम ये भी है, ये केरल में प्लस तमिलनाडु में पड़ेगा, केरल प्लस तमिलनाडु में कार्डमम। क्लियर हो गया इतना सब लोगों को? ये सारी इतनी पहाड़ियां हैं। अब हम लोग एक एक पहाड़ियों के विषय में जानने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। एक एक पहाड़ियों के विषय में हम लोग जानने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि यहीं से आप लोगों का पूरा चीजें कवर हो जाए, फिर आपको कभी दक्षिण भारत की पहाड़ियों को पढ़ना न पड़े। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग ले लेते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पहाड़ियां आपको हैं, यहाँ से यहाँ तक की सारी पहाड़ियों को पढ़ना पड़ेगा। नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी। आइए जरा ऐसा मैं बनाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। अगर हम नीलगिरी पहाड़ी की बात करें, जरा ध्यान से समझे, नीलगिरी पहाड़ी,
नीलगिरी पहाड़ी। अगर ये पूछा जाए तो आप लोग सीधा सीधा बताइए पहली बात कि कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कर्नाटका, केरल और प्लस तमिलनाडु में इसका विस्तार है। क्लियर हो गया? प्रदेश में है इसका। इसे जो है कि पहाड़ियों का रानी भी कहा जाता है। पहाड़ियों का रानी भी कहा जाता है नीलगिरी को। ठीक है, यह जो है नीले कलर की होती है, यह नीले रंग की है। ठीक है, क्योंकि इसमें चार्नो काइट के कारण यह चट्टाने यहाँ पे हैं। इस चट्टाने कार्नोनाइट काइट की चट्टाने हैं, इसके कारण से जो है कि चट्टाने जो है कि नीले दिखाई देती हैं। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है दोदा बेटा। दोदा बेटा मतलब ये तमिलनाडु में पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये दोदा बेटा जो शिखर इसका है ये तमिलनाडु में है। ये 2637 मीटर है। ठीक है, इस शिखर पर ध्यान रखिएगा, इस शिखर पर तमिलनाडु सरकार ने पर्यटनों के लिए क्या बनाया है? दूरबीन लगाई है। दूरबीन लगाई है। वहां से पर्यटक जाते हैं, दूरबीन के थ्रू जो है कि ऊपर चढ़ करके देखते हैं वो नज़ारा सबका इधर उधर का। ठीक है ना, तो ध्यान रखना चाहिए इतना। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है, ऐसे समझिएगा जरा ध्यान से, ये जो नीलगिरी की मान लो पहाड़ी है ऐसे, तो इसमें जो है कि एक जो है कि सर्वोच्च चोटी लिख लीजिएगा भैया आप लोग। यहाँ पे जो है कि एक हिल्स स्टेशन है, हिल्स स्टेशन, इसका नाम है लिख लीजिएगा ऊटी मंडलाम। ये है तमिलनाडु में, एक हिल्स है, सॉरी एक हिल्स स्टेशन है। ठीक है, उसका नाम ऊटी मंडलम, तमिलनाडु में पड़ता है, नीलगिरी पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी सर्वोच्च चोटी आपको मिलेगी दोदा बेटा। ठीक है, और एक चीज है, पहला जो है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्वियर 1985 टू 86 में बना था। ये आपका हो गया नीलगिरी पहाड़ी का। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो मुझे एक बार बताएं प्लीज, अगर क्लियर हो चुका है तो मुझे एक बार बताएं जल्दी से, सभी लोग कमेंट करके बताएं, ऐसे नहीं, कमेंट करके बताएं। ठीक है, कमेंट करके एक बार मुझे बताएं जरा कि सभी लोगों को ये क्लियर हो चुका है, तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते। ये मान लो ऐसे, ये मान लो कि आपका नीलगिरी रहा है। ये क्या आपका है? नीलगिरी। अब नीलगिरी के बाद मैप में जरा ध्यान से देखो, चलो, नीलगिरी पहाड़ी के बाद एक पाल घाट था। क्या था? पाल घाट। तो ये देखो यहां से यहां को मैंने डिवाइड कर दिया, ये पाल घाट क्या है? ये पाल घाट। इसको ये जो है कि कोयम्बटूर भी इसको कहा जाता है, कोयम्बटूर में है पाल घाट।
और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पहाड़ी थी, ठीक है, जिसका नाम था अन्नामलाई। और अन्नामलाई की जो सर्वोच्च चोटी है, इसका सर्वोच्च जो शिखर है, यह है अनाई मुडी, सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। और ये भी लिख लीजिएगा, ये अनाई मुडी जो है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। और तीसरी बात ये जो है कि केरल का भी सर्वोच्च शिखर है। ये तीनों बातें आप लोग को याद रखना है। अगर पूरे दक्षिण भारत की बोले तब भी सर्वोच्च शिखर में आएगा, केरल का बोले तब भी सर्वोच्च शिखर में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो अब जो है कि अन्नामलाई अगर हम देखें, सॉरी ये कहाँ है, तो यहीं पे मैं लाइन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आगे मैं जोड़ूंगा, ठीक है ना। तो ये केरल और तमिलनाडु में है, केरल प्लस तमिलनाडु में है। क्लियर हो गया? और दूसरी बातें, यह हाथी पहाड़ी है, यह हाथी पहाड़ी है, ठीक है। और सर्वोच्च शिखर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सा घाट है, तो पाल घाट है। तो यहाँ पे हम वो भी चीज लिखवा देता हूं, नीलगिरी एंड अन्नामलाई के बीच कौन सा घाट है, पाल घाट है। इस बात को आप लोग नोट करके लिखिएगा, ठीक है, दोनों में। इसके बाद यहीं से सटा हुआ, अन्नामलाई से जरा से गैप नहीं है, यहीं से सटा हुआ एक और पहाड़ी होगी, कार्डमम पहाड़ी। और कार्डमम से सटी हुई यहाँ पे आप देखोगे तो, और मैंने बताया था मैप में देखिएगा, पालनी पहाड़ी। अब आइए जरा ध्यान से समझते हैं, कार्डमम को भी देखते हैं और पालनी को भी देखते हैं। देखिए कार्डमम की अगर हम बात करें तो पहली बात, ये कहाँ है, ये केरल प्लस तमिलनाडु में है। कहाँ है, केरल और तमिलनाडु में भी है। तो यहाँ पे कार्डमम पहाड़ी हम लिख रहे हैं, आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। कार्डमम पहाड़ी ये कहाँ है, केरल प्लस तमिलनाडु में है। क्लियर? पहले इसका विस्तार कहाँ तक है, केरल प्लस तमिलनाडु में है। इसे इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, इसे इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, या इसे इल्लेमलाई भी कहते हैं। नाम याद रखिएगा आप लोग ना। या इसे मसालों की पहाड़ियां भी कहते हैं, मसालों की पहाड़ियां भी कहते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो है कि कार्डमम तथा नागरकोई
के बीच क्या है? सेनकोट्टा घाट है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये सेनकोट्टा जो है ये किसको किसको जोड़ता? तो लिखो यह तिरुअनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, कार्डमम पहाड़ी, ठीक है। और यही ये जो कार्डमम पहाड़ी है, यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है पेरियार नदी। इसी जगह से निकलती है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो मुझे बताओ जरा। ये ध्यान रखिएगा, सेनकोट्टा जो है क्या करता है, ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से क्या करता है, जोड़ता है। अगर मैप में आप जाके देखें तो मैं मैप में दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे ये है, ये जो है ये बना हुआ है सनकोट्टा, तो इधर आप देखोगे इस एरिया में तो ये है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम यहाँ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मदुरई, और फिर इसके बाद चेन्नई, फिर इसके बाद जो है कि शिवाकाशी भी है। तो क्या करता है, ये सबको जोड़ता है। कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, मदुरई, चेन्नई, शिवाकाशी। तो ये जो सेनकोट्टा है ये इसको जोड़ता है, सेनकोट्टा इसको जोड़ने का पूरा करता है, प्रयास करता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? एक बार मुझे बताओ, क्लियर हो गया क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर क्लियर हो गया हो तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है, और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है कि पालनी, और पालनी पे देखो जरा दो शिखर है। एक शिखर यहां बनाता हूं, एक शिखर यहां बनाता हूं। जरा ध्यान से सोच के चलिएगा, आप लोग याद भी कर लीजिएगा। इसको बंदर राव शिखर कहा जाता है। दो शिखर हैं। और दूसरा शिखर जो है कोडाई कनाल शिखर है। ये हिल्स स्टेशन आप बोल सकते हैं, हिल्स स्टेशन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर इसको लिखना है तो मैं लिखवा देता हूँ। और ये पूरा का पूरा कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए इसको लिखवा देता हूँ आप लोगों को। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए पालनी। तो पालनी कहाँ है? ये पूरा का पूरा तमिलनाडु में है। क्लियर? और यह कार्डम के पूर्व में है, यह कार्डमम के पूर्व में है, ठीक है। इसकी सर्वोच्च जो शिखर है, सर्वोच्च शिखर नोट करके चलिएगा आप लोग, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदराऊ है, बंदराऊ शिखर है, ठीक है। और यहां पर कोडाइकल या कोडाइना, यहां पे हिल्स स्टेशन है, हिल्स स्टेशन है। क्लियर हो गया? क्या है? हिल्स स्टेशन है पालनी। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आइए जरा पीछे चलते हैं। अब इसके नीचे आओगे तो एक पहाड़ी आपको और मिलेगा, नागरकोई एक स्थान है, इसको लिखिएगा नागरकोई, ठीक है।
इतनी आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब एक और बताया था मैंने, महेंद्रगिरी। जरा मैप पे चलते हम लोग हैं, देखिए यहां पर है महेंद्रगिरी, नागरकोइल के जस्ट उत्तर में ही है महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। तो देखिए अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, महेंद्रगिरी। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। ठीक है, तो महेंद्रगिरी यहाँ पर लिख लेते हैं। महेंद्रगिरी कहाँ भाई है, तो चलिए महेंद्रगिरी की विषय देख लेते हैं। महेंद्रगिरी पर्वत, ये अगर महेंद्रगिरी पर्वत अगर देखा जाए तो ये कहाँ है, तो आप ये कह सकते हैं कार्डमम के दक्षिण में है, अर्थात ये तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है, और इसके दक्षिण में, दक्षिणतम में है ये पर्वत, इसके दक्षिणतम पर्वत है। क्लियर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ और पहाड़ी। ये देखो बाबा बुदान पहाड़ी, अभी हम लोग देख लेते हैं कर्नाटका की, ये भी हम लोग समाप्त करते हैं, बस लास्ट हमारे पास है कर्नाटका में बाबा बुदान की पहाड़ी है। तो बाबा बुदान की पहाड़ी, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये कहाँ है, कर्नाटका में है। कहाँ है, कर्नाटका में है, तो इसको लिख लो चिकमंगलुरु जिले में है, जो कि कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में है। इसके बाद यहाँ पर दो शिखर है, दो शिखर है। पहला कुद्रेमुख एक शिखर है, और दूसरा जो है कि मुल्यानगिरी ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटका की सबसे ऊंची, ये लिखिएगा सबसे ऊंची है कर्नाटका की, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि कॉफी आयरन अयस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कॉफी भी उगाई जाती है, और आयरन अयस्क भी यहाँ पे क्या होते हैं, बहुतायत मिलते हैं। मुझे लगता है कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरी, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर रहा पहाड़ियों का पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं बड़े ध्यान से पढ़ने के लिए, दक्षिण भारत के द्वीप समूह एवं केंद्र शासित देश। हेडिंग हमारे पास है भारत के द्वीप समूह, क्या है, भारत के द्वीप समूह एवं केंद्र शासित प्रदेश। एक नया टॉपिक हमारे पास है, इसको सभी लोग पढ़ते चलिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी अपने आप में है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत के कुल राज्य कितना हो गए, 28, और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं कितने हो गए हैं, 8, ठीक है। अब इस बात को हमें देखना है थोड़ा सा मैप बना करके, क्योंकि ये थोड़ा सा द्वीप भी पढ़ना है, द्वीप समूह भी पढ़ना हमें है, और केंद्र शासित भी चीज़ें पढ़नी हमें। तो चलिए हम लोग मैप पे चलते हैं, देखें जरा ध्यान से। अगर मैं ये पूरा मैप बनाऊं,
भारत का। हमें जो जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ों को बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ना है, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो क्वेश्चंस करने में हमें कोई समस्या ना हो। ठीक है, ये मान लो भारत का मैप है, ये इस प्रकार से, ठीक है, मैंने बना दिया। तो आप देखोगे ये मुख्यतम हिमालय है, ये मुख्यतम क्या है, हिमालय है। और ये हिमालय का यहाँ से सीधा सीधा हिमालय का अगर देखोगे तो इस प्रकार से आया हुआ है, 1 2 3 4 5, ये अंडमान। इधर आप देखोगे बंगाल की खाड़ी, और इधर देखोगे म्यांमार। म्यांमार में क्या भैया, इसको क्या कहा जाता है, तो इसे आराकान योम कहा जाता है। आराकान योम हिमालय का विस्तार है, हिमालय का विस्तार है। कहाँ है, म्यांमार में। और यहीं से म्यांमार की एक नदी निकलती है, ठीक है। और ये देखोगे आप लोग इधर से बांग्लादेश, और इस प्रकार से आ करके एक नदी यहाँ पे मिलती है। अभी मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। इसका नाम है इरावदी नदी का मुहाना, नदी का मुहाना, ये म्यांमार से आती है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये पूरा समूह अगर देखा जाए तो ये पूरा समूह जो है कि अंडमान निकोबार, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, और इधर आपको केरल पड़ेगा, और ये आपका तमिलनाडु, और ये आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र, तमिलनाडु, केरल। और यहाँ पे आप जाओगे, कुछ द्वीपों का समूह है। इन द्वीपों के समूह को कहा जाता है लक्षद्वीप समूह। ये भी क्या है, केंद्र शासित देश है। इसके बाद यहाँ देखोगे आप लोग तो श्रीलंका है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंडमान द्वीप समूह पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे, फिर लक्षद्वीप पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, काफ़ी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया सबको। चले हम लोग, चलें आइए जरा अब हम लोग आगे बात करते हैं। हेडिंग क्या है, अंडमान द्वीप समूह। देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए, अगर जनरल इंफॉर्मेशन जानना हो तो इसमें लिखेंगे यह बंगाल की खाड़ी में क्या है, स्थित है, और यह हिमालय का ही विस्तार है। ध्यान रखिएगा, यह हिमालय का ही विस्तार है, ठीक है, जो जलमग्न है। ऐसे लिखिएगा, जो क्या है, जलमग्न है। क्लियर हो गया। अर्थात आप ये कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा, आराकान योमा का विस्तार। अर्थात म्यांमार में इसे क्या कहा जाता है, आराकोना योमा का विस्तार कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो है कि आगे देखोगे तो ये एक द्वीप चाप की तरह है। कैसे है, अगर आप द्वीप चाप को क्या कहा जाता है, अर्ची पिलागो, अर्ची पिलागो, अर्थात इसको कहा जाता है द्वीप चाप। आप द्वीप चाप मतलब इस प्रकार से है, एक चाप की तरह बना हुआ है, और इसे क्या कहा जाता है,
अर्चिपिलागो क्या कहा जाता है, चाप को क्या कहा जाता है, अर्चिपिलागो। ये जो अंडमान निकोबार का है ये द्वीप चाप की तरह बना हो, चौड़ा से है, इसको अर्चिपिलागो कहा जाता है। ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं अगर देखा जाए कि इसे अंडमान में अर्चिपिलागो कहा जाता है, द्वीप चाप, लेकिन अगर विश्व का अगर देखा जाए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप चाप, तो आप ये कह देंगे इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब क्या है, वहां से आप निकलोगे देखोगे तो पूरा एक द्वीप चाप की तरह बना हुआ है, पूरा नीचे चले जाओगे अंडमान निकोबार से, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब सारी चीजें वहीं पे आएंगी, इसको द्वीप चाप बोला जाता है, बहुत दूर तक है। ठीक है ना, क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर हो गया तो मुझे बताइए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेन अंडमान निकोबार का द्वीप। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे चलते हैं, मैप पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये ऊपर, ये मान लो ऐसे, ये है म्यांमार, क्या है, म्यांमार है, और म्यांमार की एक नदी आती है, इस नदी का नाम है इरावदी, इरावदी नदी। ठीक है, अब एक चीज सोचो कि यहां पर जो है, जैसे म्यांमार को इसको पार करते हैं, यहां पर एक द्वीप है, फिर जो है कि एक और द्वीप है, इसे कहा जाता है, इस द्वीप का नाम है प्री पेरिस द्वीप। ये कहां पड़ेगा, म्यांमार में, ध्यान रखिएगा, म्यांमार में। दूसरा है कोको द्वीप, यहां पे सेकेंड आएगा कोको द्वीप, ये भी कहां है, म्यांमार में। प्रश्न कैसे पूछेगा, बहुत डायमेंशन पे पूछेगा प्रश्न, इसलिए ध्यान में रख के चलना, अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन करेगा यहाँ पर, है ना। तो पहली बात कि म्यांमार में अगर आपसे पूछेगा कि कितने द्वीप, तो प्री पेरिस द्वीप कहाँ है, म्यांमार में है, और फिर कोको द्वीप कहाँ है, म्यांमार में है। अब देखो यहाँ पे जो है कि एक देखा जाएगा, यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है कोको द्वीप के दक्षिण में, इसको बोलते हैं कोको चैनल। क्या बोलते हैं, कोको चैनल। ठीक है, और कोको चैनल के नीचे चलोगे, यहां पे देखोगे तो एक जो है कि द्वीप ज्वालामुखी है, जिसको बोलते हैं नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी। ठीक है, ये सुसुप्त हो चुका है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब अब नहीं आता, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? आइए अब हम लोग चलते हैं। देखिए यहां से शुरू होता है अंडमान, यहां पे आप आओगे तो यहां पर एक लैंडफॉल के नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लैंडफॉल। इसे क्या कहा जाता है, लैंडफॉल कहा जाता है। अब आप सोचिए जरा, लैंडफॉल अगर क्वेश्चन पूछता है कि लैंडफॉल और कोको द्वीप को किस चैनल, कौन सा चैनल अलग करता है, तो कोको चैनल। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपको, कोको द्वीप समूह या कोको द्वीप समूह या लैंडफॉल को किस चैनल के द्वारा अलग किया जाता है, तो ये चैनल का नाम क्या है, कोको चैनल। क्लियर हो गया मेरी बात को? इसके बाद आप आओगे यहां पर, तो यहां पर आओगे तो एक द्वीप मिलेगा, इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं, उत्तरी अंडमान द्वीप है, ध्यान रखिएगा। और इसी पर एक जो है कि सैंडल चोटी भी है,
ध्यान रखिएगा। इसी पर एक चोटी है जिसका नाम है सैंडल, क्या बोलते हैं इसको, सैंडल चोटी भी है। और ये ध्यान रखिएगा ये अंडमान की सर्वोच्च चोटी भी है, यह अंडमान की सर्वोच्च चोटी है। देखिए पेज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि पेज ज़्यादा भर जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि एक नया पेज ले लूँ, है ना, ताकि आप लोग नया पेज पे बेहतर तरीके से देख सकें। तो आइए ज़रा हम नए पेज पे चलते हैं। हमने बताया था कि ये एक नदी है, ध्यान से समझते चलिएगा सभी लोग। ये है इरावदी नदी, म्यांमार में, ठीक है। और यहाँ पर एक द्वीप था जिसका नाम था प्रीपेरिस द्वीप। ये कहाँ था, म्यांमार में। और फिर एक द्वीप यहाँ पे है जिसका नाम है कोको द्वीप। ये द्वीप भी कहाँ है, म्यांमार में। नोट करते चलिएगा सभी लोग। इसके बाद यहाँ पर एक चैनल था, इस चैनल का नाम क्या था, कोको चैनल। और इस चैनल के बगल में नारकोंडम ज्वालामुखी, ये जो है कि हमने बताया सुषुप्त ज्वालामुखी है, ये अब नहीं निकलता है, ठीक है, एक्टिव नहीं है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। फिर इसके बाद बताया था अंडमान निकोबार का, यहां से शुरू होता अंडमान, इसको हमने बताया था उत्तरी अंडमान। सबको पहले लिख लेते हैं, नहीं तो स्पेस क्या पता बचे या ना बचे। दूसरा है, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान। इसके बाद आएगा दक्षिण अंडमान। इसके बाद यहां पे आएगा लिटिल अंडमान। फिर यहां से शुरू होगा कार निकोबार। कार निकोबार। इसके बाद फिर छोटा आएगा, इसको बोलते हैं लिटिल निकोबार। फिर इससे छोटा एक आएगा, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। फिर एक चैनल आएगा, ठीक है। और इस चैनल के बाद जो है कि फिर आप देखोगे तो सुमात्रा इंडोनेशिया का फिर इसके नीचे जाओगे आप तो ये वाला पोर्शन आपका जावा वाला मिलेगा। अब आइए इसके बीच में सारी कहानी को हम लोग को समझना है। देखिए यहां से यहां तक, यहां से अगर यहां लिटिल तक की हम बात करें तो इसे कहा जाता है अंडमान द्वीप। क्या बोला जाता है, अंडमान द्वीप कहा जाता है, क्लियर। अब देखिए उत्तरी अंडमान, देखो ध्यान से पूछेगा। और यहां पे हमने बताया था एक चीज और है, लैंडफॉल है, यहां पे लिख लीजिएगा आप लोग लैंडफॉल, कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा सकता है लैंडफॉल। ध्यान से समझिए इसको आप लोग, मैं लिखवा भी दूंगा, सब कुछ लिखवाऊंगा, टेंशन मत रखें आप लोग, ठीक है। बट टाइम देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से समझे, ये है लैंडफॉल। अगर आपसे पूछे कोको द्वीप और लैंडफॉल,
दोनों के बीच कौन सा चैनल अलग करता है? तो कोको चैनल के द्वारा लैंडफॉल और कोको द्वीप दोनों को अलग करता है। ठीक है। दूसरा नंबर आपसे ये पूछ सकता है कोको चैनल किसको किसको ऑप्शन देगा, कोको द्वीप भी दे सकता है, उत्तरी अंडमान भी दे सकता है। तीसरे प्रकार क्वेश्चन बोलेगा कोको चैनल, अंडमान द्वीप और कोको द्वीप को भी अलग कर सकता है। यहां से भी क्वेश्चन बनाएगा या प्री पेरिस द्वीप से भी बना सकता है क्वेश्चन। तो ये जो अलग डिवाइडेशन है, जो अलग करता है कोको द्वीप, ये आप देखोगे तो अंडमान द्वीप और इधर जो कि म्यांमार के जितने द्वीप हैं इन दोनों को अलग करता है। इसमें से कोई एक नाम पूछ देगा आपसे, कोई एक नाम पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना बस कौन सा अलग करता है, उसके ऊपर क्या है और इसके नीचे क्या है। इतनी बात सबको क्लियर होगी। तो हमने बताया था कि इस पर उत्तरी अंडमान पर एक जो है कि इसकी सर्वोच्च चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी मैं लिख देता हूं, सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है सैंडल, और ये अंडमान की सर्वोच्च शिखर भी है। अब देखो दूसरी बातें हैं यहां पे मध्य अंडमान के पास में एक यहां पर और ज्वालामुखी है। मध्य अंडमान पे देख लो, उत्तरी अंडमान पे नहीं बल्कि मध्य अंडमान पे। तो यहां पर लिखेगा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, इसका सभी लोग जानते हैं, बैरन बोलते हैं इसको ना, बैरन ज्वालामुखी। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? बैरन। ये इसकी लगभग ऊंचाई जो है कि अगर देखा जाए 1887 मीटर तक है। कितना है? ये दक्षिण एशिया का पूरा अगर माना जाए तो पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग हैं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दक्षिण एशिया का। किसका है? दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आइए समझिए ये किस पर है? मध्य अंडमान पे है। किस पर है? मध्य अंडमान पे। अब अगर हम लोग दक्षिण अंडमान की बात करूं तो दक्षिण अंडमान की एक सर्वोच्च जो है कि इसकी राजधानी है दक्षिण अंडमान की, जिसको कहा जाता है, मैं लिख देता हूं, पोर्ट ब्लेयर। क्या कहा जाता है? पोर्ट ब्लेयर। ये राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये किसकी राजधानी है? दक्षिणी अंडमान की। ठीक है। अच्छा, दक्षिणी अंडमान नहीं, दक्षिणी अंडमान पर है ये पूरा अंडमान द्वीप समूह का जो राजधानी है, इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। ये किस पर है? दक्षिणी अंडमान पर है। किस पर है? दक्षिण। अब जरा सोचिएगा, देखिए दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में एक डंकन पासेज भी है। यहाँ पर एक पास है, यहाँ पर एक पास है, इस पास का नाम क्या है? डंकन पासेज। क्या कहा जाता है इसको? है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसका नाम है डंकन पासेज। क्या है? डंकन पासेज है। किसके किसके बीच है? तो आपसे पूछ देगा डंकन पासेज किसके किसके बीच है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान दोनों को अलग करता है डंकन पासेज। ठीक है। डंकन पासेज दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को क्या करता है? अलग करता है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार में इसके बीच में 10 डिग्री चैनल का आपने नाम सुना होगा। 10 डिग्री चैनल है। क्या है? 10 डिग्री चैनल आपने नाम सुना होगा, 10 डिग्री चैनल। ठीक है। ये अक्षांश का नाम होता है, ध्यान रखिएगा, अक्षांश का नाम होता है 10 डिग्री चैनल। तो आपसे पूछेगा 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। और कार निकोबार के बीच में ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक चैनल है, एक रास्ता ही बनाता है, एक चैनल है कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में है। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं सोमबेरेरो चैनल। सोमबरेरो चैनल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोमबरेरो चैनल। ये रास्ता बनाता है। इसके बाद आप देखो लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में एक और चैनल है, एक और इस तरीके से बनाता है। इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट जॉर्ज
चैनल, क्या है, सेंट जार चैनल। और इसके बाद ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में एक ग्रेट चैनल है, ये क्या है, ग्रेट चैनल है। इसके बीच से इसके बीच में एक ग्रेट चैनल है, लिख लीजिएगा भाई आप लोग, एक ग्रेट चैनल है, एक ग्रेट चैनल है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट जो है कि यहीं पे है, ठीक है। और एक बात सुनिएगा जरा ध्यान से, ये सारे चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 10 डिग्री चैनल है और एक सोमबेरे रो चैनल है, और इसके बाद सेंट जॉर्ज है, सेंट जॉर्ज। इस बात को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पूछेगा 10 डिग्री चैनल इसके बीच, स्वयंवरण किसको, 10 डिग्री चैनल कार निकोबार लिटिल निकोबार को अलग करता है, सेंट जॉर्ज लिटिल निकोबार ग्रेट बार को अलग करता है। इसके बाद ग्रेट चैनल जो होता है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया को जो है कि अलग करता है, ठीक है ना। तो आइए थोड़ी बहुत हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए ना। अब अगर मान लो आपसे पूछे कोको चैनल, ठीक है, तो कोको अगर चैनल की बात करूँ मैं, तो कोको चैनल पहली बात कि यह जो है कि कहाँ का है, म्यांमार प्लस भारत के मध्य है, आप लिख सकते हैं मध्य है पहली लाइन, क्योंकि भारत से भी लेके देश से भी पूछ सकता है। और कोको द्वीप एंड अंडमान द्वीप के बीच में है, बीच में है, यह भी आप लिख सकते हैं। कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, अंडमान के बीच में है, ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन। या आपसे ये भी कह सकता है कि कोको एंड लैंडफॉल के बीच में है, कोको चैनल के बीच में है, जो कि अंडमान का हिस्सा ही है, ठीक है। और 10 डिग्री अगर चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल ये कहाँ, अंडमान और निकोबार ये दोनों के बीच में है, क्लियर। और आप लिख सकते हैं लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के मध्य है, ऐसे भी हो सकता है मध्य। तो आपसे पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ग्रेट चैनल, और मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप लोग याद रख लीजिएगा आप लोग, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल अगर हम ग्रेट चैनल की बात करें तो आप लिख सकते हैं निकोबार और सुमात्रा के बीच, किसके बीच, सुमात्रा के। और दूसरा मैं बोलूं अंडमान एंड निकोबार इंडोनेशिया के बीच, ऐसे बोल सकते हैं, इंडोनेशिया का नाम पूछ देगा आपसे, ठीक है। और भारत और अगर दूसरे देश की बात करें तो इंडोनेशिया के बीच, ये भी देश से पूछ सकता है, छोटे छोटे स्थान से, वहां से अंडमान निकोबार इंडोनेशिया से पूछ सकता है, निकोबार सुमात्रा का नाम दे सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए बहुत छोटे छोटे कुछ द्वीप थे जो 2015 में, नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, 2015 में बहुत छोटे छोटे कई द्वीप हैं अंडमान निकोबार में। तो 2015 में कुछ द्वीप के जो है, कुछ द्वीप के नाम जो है कि बदल दिए गए, बदल दिए गए। जैसे एक द्वीप है, छोटा द्वीप है जिसे रास द्वीप, रास द्वीप कहते थे, इसका नाम बदल के रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखिएगा। और एक और द्वीप था जिसको कहते थे नील द्वीप, ये नील द्वीप का नाम बदल के रख दिया गया है शहीद द्वीप कर दिया गया है। और एक द्वीप और था जिसको नाम था हैवलॉक द्वीप था, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के रख दिया गया है स्वराज द्वीप। ये छोटे छोटे द्वीप थे, इनका नाम बदल करके जो है कि अलग अलग नामों से रख दिया गया 2015 में, ठीक है ना। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में इतनी बात आ गई होगी, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा इतनी बात। तो चलिए तब तक के लिए हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को देखता हूँ लक्षद्वीप वगैरह पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना।
क्लियर? आप लोगों को मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूँ, आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले धन्यवाद।